राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। नीति आयोग की बैठक में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सभी राज्यों ने जताई सहमति। इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का किया प्रक्षेपण। महासमुंद जिले की छात्राओं ने सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। और आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। छत्तीसगढ़ के हथकरघा कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट प्राप्त किए। श्री धनखड़ ने कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 72.8% वोटों के साथ जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीते 6 चुनावों में श्री धनखड़ का जीत का अंतर सबसे अधिक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अनेक केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री धनखड़ को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री धनखड़ के सार्वजनिक जीवन के लंबे और समृद्ध अनुभव का देश को लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को जगदीप धनखड़ के लंबे अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता का बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचित उपराष्ट्रपति से दिल्ली में उनके निवास पर भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। श्री धनखड़ को राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए माहौल बनाना था। बैठक में फसल विविधीकरण पर भी सभी राज्यों ने अपने विचार साझा किए। साथ ही नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सभी राज्यों ने सहमति जताई। बैठक में विजन इंडिया @2047 पर भी चर्चा हुई। नीति आयोग की इस बैठक में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने तथा G20 के मंच पर राज्यों को अपनी प्रगति दिखाने की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की व्यक्तिगत रूप से ये पहली बैठक थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। SSLV-D1 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-02 और एक अन्य लघु उपग्रह आजादी सैट पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। आजादी सैट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सैट में 75 पे लोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं की इस उपग्रह को बनाने में महती भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की छात्राओं ने भी इस परियोजना में अपनी भागीदारी निभाई है। आशीबाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने इस सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस परियोजना का हिस्सा बनकर वे सभी गौरवान्वित हैं। छात्राओं ने कहा कि भविष्य में भी यदि अवसर मिला तो इससे बेहतर कार्य करेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें उपग्रह सैटेलाइट का उसमें सफलता प्राप्त हुई है।
स्कूल के प्राचार्य गोविंद राम सिन्हा ने कहा कि इसरो की परियोजना में जिले की छात्राओं की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है। गौरतलब है कि प्रक्षेपण यान ने बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के बीच उड़ान भरी। 34 मीटर लंबा, लगभग 120 टन वजन का ये रॉकेट अधिकतम 500 किलोग्राम सामग्री ले जाने में सक्षम है। कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 0 से 18 आयु समूह के बच्चे, किशोर और युवा अपनी शारीरिक समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच कर इलाज किया गया और दवाइयां दी गई। शिविर में 74 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनकी निःशुल्क सर्जरी राज्य के अनुबंधित अस्पतालों में की जाएगी। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग, अस्थि रोग, शिशु रोग, ENT, दंत रोग, फिजियोथेरेपिस्ट और मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी। गौरतलब है कि ग्रामीण अंचल में ऐसे परिवार जो बड़े इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, उन परिवारों के लिए चिरायु योजना वरदान साबित हो रही है। आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के सभी परिवार खादी और हथकरघा से जुड़ा कम से कम एक उत्पाद जरूर खरीदें। हथकरघा पूरे देश के ग्रामीण अंचल के लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा स्वदेशी रोजगार को भी बढ़ावा देता है। छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा से बने कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन के नाम से विख्यात है। यहाँ के हथकरघा कारीगरों द्वारा निर्मित कोसा कपड़े देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। जिले में कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधान प्रसार केंद्र सिवनी के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि कोसा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कीट पालन और अधिक से अधिक उत्पादन देने की जानकारी हम कृषकों के स्तर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैंने अनुसंधान के नई तकनीकों को किसानों के स्तर पे जांजगीर चांपा के जिला के अलावा कोरिया, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, इन पूरे एरिया में मैं पूरा कर रहा हूँ, जिससे किसानों को आर्थिक उत्पादन के हिसाब से उनका रूरल जो पॉपुलेशन है उनको अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी फायदा हो रहा है। कोसा वस्त्रों के कारीगरों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि परिवार के सभी सदस्य बुनाई का कार्य करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। मोर पापा मन भी करत रही से, मैं 4 जन आज के डेट में मजदूर रखे हूँ। उमन के साथ में हम सब कोई घर के मन काम करथन। दिन भर में हमन चारों रूम में 8 साड़ी बन आधा थे वर्कर मन मोर हमन पूरा फैमिली काम करथन। एमा हमन ला 1000-1200 रुपया हमन ला मिल जाते। हमन बढ़िया खुशी से अपन जीवन अपन करथन। मार्केट में भी हम बेचते हैं, यानी मार्केट में भी जाते हैं तो हमारी कपड़ा अच्छी बिकती है। यहाँ से बहुत अच्छा माल कपड़ा का वो तैयार होता है और हमारी महिला बुनकर समिति अच्छा से अभी काम कर रही है और आगे भी जाए, ऊंचाई तक पहुँचे हमारी महिला समिति, बुनकर महिला समिति। कोसा विक्रेता वीर किशोर देवांगन ने बताया कि बहुत कम उम्र से वे कोसा विक्रय के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। करत आत हूँ और ये कपड़ा बना था, ये ऐसे कपड़ा बनते जेकर 6500 रुपये रेट है और ये ला खुद हाथ में बना के मार्केट में ले जाता हूँ। जैसे ये तानी के बने हैं, ये 210 फल से कोसा के जो 210 फल रहते ओकर से एक तो तानी बने हैं जो हाथ से निकाल के ओकर बाद तानी बनाए के जो प्रक्रिया होते हमन के ओकर से बने हैं।
गौरतलब है कि हथकरघा दिवस का उद्देश्य भारत की विरासत को सहेजना और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाना है। भारत में पहली बार देश के 8 कैंसर सर्वाइवर हिम्मत जुटाकर हिमालय की 12,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचे। इसमें छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तिफरा में रहने वाली प्रियंका शुक्ला भी शामिल हैं। इस टीम ने हिमालय की चोटी दयारा बग्याल की ऊंची चोटी को फतह किया। अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पीक टू पीक विनिंग आवर कैंसर अभियान चलाया गया। इसमें 8 कैंसर सर्वाइवरों का चयन किया गया। इस दौरान कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी कैंसर सर्वाइवरों ने 12,000 फीट ऊंचाई में पहुंचकर मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि चोटी की चढ़ाई के दौरान किसी के पास मोबाइल और बिजली की सुविधा नहीं थी। सभी कैंसर सर्वाइवर बिना संसाधन के चोटी तक पहुंचे। अभियान में 4 दिन और 3 रात पहाड़ों के बीच गुजारना पड़ा। प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे हौसले को कभी भी कम होने नहीं दिया। हर वक्त उन्होंने मुझे इस लड़ाई से लड़ने में मदद की। तो उसको मोरल बहुत ज़्यादा देना चाहिए कि आप स्वस्थ हो। सबसे पहले तो क्या होता है ना, परिवार ही साथ छोड़ देता है, दूर करना, नहीं करना। तो निगेटिविटी ऐसे ही नहीं, आप कितना भी पॉजिटिव रहोगे तब भी आपके मन में जेहन में ये नेगेटिविटी आती ही है। लेकिन अगर परिवार साथ में है तो आप इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं। डॉक्टर अमित वर्मा ने कहा कि इस यात्रा से पूरे देश को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि कैंसर सर्वाइवर न केवल सामान्य जीवन जी सकते हैं, बल्कि सामान्य जीवन से भी ऊपर उठकर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो वो पेशेंट मानसिक रूप से इतना टूट जाता है, उसको इसके मन में इतने सवाल होते हैं और उसको हमेशा लगता है कि कोई ऐसा आदमी मुझे बताए जो उस प्रक्रिया से खुद गुजर चुका है। तो इस कारण से ये ग्रुप बनाया गया और स्पंदन में जितने लोग हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो सब इस इलाज की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। तो वो अगर किसी पेशेंट को बताते हैं कि हाँ मैं खुद कैंसर मेरे को हुआ था और मैंने कीमोथेरेपी कराया, रेडिएशन कराया, सर्जरी कराया और आज मैं ठीक हूँ, तो उसका असर इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट तुरंत उसको एक्सेप्ट करके तो इलाज के लिए राजी भी हो जाता है और लड़ाई जीतता है। क्योंकि कैंसर में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय से इलाज शुरू कर दिया तो आपके जीतने की संभावना 80-90% रहती है, 95% रहती है। रही देर हो गई तो फिर वो मुसीबत हो जाती है। इस अभियान में बिलासपुर तिफरा की प्रियंका शुक्ला के अलावा स्वागतिका श्रुति, बेंगलोर से अर्चना होशंगणी, अमिताभ सरकार, सुश्रुत और 71 वर्षीय रिटायर्ड इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल कुमार दास समेत ट्रैंक लीडर इंडिया हाइक से आदित्य शामिल थे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इसके मद्देनजर आज रायपुर में संरक्षित जनजातियों का पारंपरिक खेल मड़ई 2022 का शुभारंभ हुआ। खेल प्रतियोगिता में पारंपरिक रूप से खेले जाने वाले खेल तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, बोरा दौड़, गिल्ली डंडा, फुगड़ी जैसी स्पर्धाएं होंगी। आयोजन के संबंध में अपर संचालक आदिवासी विकास विभाग संजय गौड़ ने बताया कि प्रदेश में पहली बार पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पहली बार इस खेल मड़ई का राज्य स्तर पर भी आयोजन हम कर रहे हैं। इस खेल मड़ई में जो इन जनजातियों के पारंपरिक खेल कूद हैं उनको हम यहाँ पे प्रदर्शन उनका कर रहे हैं, जिनमें गेड़ी दौड़ है, धनुर्विद्या है, बोरा दौड़ है, मटका दौड़ है, भौरा है, चक्री है और नौकाएं जैसी प्रतियोगिताएं बीच में शामिल हैं, कबड्डी है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से इनकी जो खेल प्रतिभा है ये राज्य स्तर पर सबके सामने आएगी और इनमें जो इनके पारंपरिक खेल हैं उनके संरक्षण और संवर्धन को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से एक तरफ जहां पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पुराने पारंपरिक खेलों में भाग लेकर उत्साह का संचार भी हो रहा है। मैं भाग लेने के लिए आई हूँ। कौन से खेल में भाग लिए थे आप? फुगड़ी में। क्या हुआ? मैं सबसे फास्ट आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ आने से हमको, क्योंकि हम बहुत पिछड़े ब्लॉक से हैं और यहाँ तक आने को हमको कभी चांस नहीं मिला। पहली बार ये खेल उत्सव के माध्यम से हम रायपुर आए खेलने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राजधानी रायपुर में खेलने आए।
मड़ई में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों के लिए भी स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।